क्या आप जानते हैं क्या महत्व है संपूर्ण क्षेत्रमिति में त्रिभुज का और इसके चित्र का? इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिभुज को, इसके चित्र को और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स, लंब, माध्यिका और ऊंचाई को, जो हमें त्रिभुज के सवाल को बनाने में मदद करेगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या अंतर है लंब, माध्यिका और ऊंचाई। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल माइंड मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आपसे ना छूट जाए जो आपके काम की हो। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हुए समझते हैं त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। बात करें त्रिभुज के उन पॉइंट्स की जिन पर सवाल बनते हैं और साथ ही हमें उत्तर देने में भी मदद करते हैं। तो त्रिभुज के सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज है वो है इसका चित्र। त्रिभुज का सबसे मेन पॉइंट है इसका चित्र। अगर आप त्रिभुज के चित्र को अच्छे से समझते हैं तो त्रिभुज के चित्र को समझते ही आप त्रिभुज के साथ साथ आयत, वर्ग, घन, घनाभ, यहाँ तक कि शंकु, बेलन, आयतन, इन सब में को इनसे मदद मिलेगी, क्योंकि पूरा क्षेत्रमिति त्रिभुज और वृत्त पर टिका होता है। त्रिभुज और वृत्त के अलावा आपको पूरे क्षेत्रमिति में कुछ और नहीं दिखने वाली है। त्रिभुज के चित्र को समझने के लिए दो आधार बनाए जाते हैं, यानी कि दो आधार होते हैं चित्र को समझने के लिए, जिनमें से पहला है कोण, जिनमें से पहला आधार है कोण और दूसरा है भुजा। यानी कि त्रिभुज का चित्र एक तो कोण के आधार पर बनते हैं, दूसरा इसका भुजा के आधार पर बनते हैं। और त्रिभुज जो कि कोण और भुजा के आधार पर बने होते हैं, तो त्रिभुज के सवाल भी कोण और भुजा पर ही आधारित होते हैं, जिन्हें हम कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे कि बात करें भुजा की, तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के पॉइंट्स बनते हैं, जिनमें पहला है परिमाप, जो कि आप भुजा के आधार पर निकालते हैं। दूसरा है अर्ध परिमाप और तीसरा है क्षेत्रफल। आप इन तीनों को त्रिभुज के भुजा के आधार पर निकालते हैं। और बात करें कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर दो प्रकार के पॉइंट्स बनते हैं, जिनमें पहला है लंब, दूसरा है माध्यिका और तीसरा ऊंचाई। अभी हमने कहा कि कोण के आधार पर केवल दो ही पॉइंट्स बनते हैं, लंब और माध्यिका। ऊंचाई को हमने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ये ऊंचाई कहीं कहीं पर लंब बन जाता है, कहीं कहीं माध्यिका बन जाता है और कहीं यही ऊंचाई लंब और माध्यिका दोनों भी बन जाते हैं। इसीलिए हमने केवल दो ही पॉइंट्स को यहाँ पर सामने रखा है। और बात करें अब त्रिभुज के चित्र की, तो त्रिभुज के चित्र को हम थोड़ी देर में समझते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा लंबे में समझाना होगा, यानी कि उसे थोड़ा डीपली समझाना होगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं भुजा और कोण के आधार पर बने पॉइंट्सों को। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के बनने की शर्त क्या है। तो त्रिभुज के बनने की शर्त अगर भुजा के आधार पर देखा जाए, तो भुजा ये कहता है कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का योग, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और ये भुजा के आधार पर बनने के लिए शर्त ये कहता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का योग, यानी कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगी। भुजा ये कहता है
कि अगर आप हमें भुजा के आधार पर त्रिभुज बना रहे हैं, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इसके भुजा की अगर बात की जाए तो इसके भुजा में अगर मान लेते हैं 2, 3 और 5 मानते हैं इसको। तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर शर्त क्या कहता है कि कोई भी 2 भुजा का योग जो होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगी। यानी कि कोई भी 2 भुजा को जोड़ के चेक करते हैं कि तीसरी भुजा से ज़्यादा हो रही है या नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं 5 और 2 को जोड़ने पर हमें पुरता है 7, हमें मिलता है 7 जो कि 3 से ज़्यादा है। यानी कि पहला कंडीशन बन रहा है कि त्रिभुज बन सकते हैं। दूसरा कंडीशन 5 और 3 को जोड़ने पर हमें मिलता है 8 जो कि 2 से ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन भी बन रहा है कि त्रिभुज बनेंगे। अब 3 और 2 को जोड़ने पर हमें मिलता है 5 जो कि 5 के ठीक बराबर है। तो ये शर्त तो फॉलो ही नहीं हो रहा है क्योंकि शर्त ये कहता है कि कोई भी 2 भुजा जोड़ने पर तीसरी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बराबर हो गया 3 और 2 5 ये भी 5 यानी कि तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ऐसे ही सवाल 2018 के ग्रुप डी में आए हैं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं जाके। और अब बात करें परिमाप की। परिमाप किसे कहा जाता है? परिमाप किसे कहा जाता है? तो परिमाप का सीधा-सीधा अर्थ होता है कुल लंबाई। कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। कुल लंबाई से सीधा-सीधा अर्थ ये है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है और इसके भुजा की बात भुजा पर हो रही है तो भुजा पर अभी बात करते हैं। कौन पर आगे बात करेंगे? तो इसके भुजा को अगर मान लेते हैं इसकी भुजा ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। हम ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं कि ये त्रिभुज बना है परफेक्ट या नहीं। हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ कर रहे हैं। तो परिमाप ये कहता है कि कुल लंबाई कितनी है। परिमाप क्या कहता है कि कुल लंबाई क्या है। कुल लंबाई क्या होगा? मान लीजिए हमने इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से जाएँगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। यानी कि पूरा घूम-घाम के उसी पॉइंट्स पर चला आना, कुल लंबाई कहलाएगा। अब इसको खोलते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट्स तक 5 है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी हो। फिर यहाँ से हम यहाँ जाएँगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? 4 है। और फिर यहाँ से फिर यहाँ आएँगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो कुल लंबाई कैसे? 5 और 4 9, 9 और 6 15 यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा इसका? तो 15। उम्मीद करते हैं आप परिमाप को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप क्या होता है? तो बस कुछ नहीं, अर्ध परिमाप को हम कुल लंबाई कहते हैं और ये अर्ध का मतलब होता है आधा। और किसका आधा? तो परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप को हम ये कह सकते हैं कि कुल लंबाई, लंबाई बटा 2 यानी कि कुल लंबाई को 2 से भाग दे देने पर जो भी मान आएगा उसे हम अर्ध परिमाप कहेंगे। और इस अर्ध परिमाप को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे सेमी पेरीमीटर या फिर इसे हाफ पेरीमीटर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में यानी अर्ध परिमाप को शॉर्ट में एस से दिखाया जाता है। एस, ये एस आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में बहुत मदद करेगी। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ-जहाँ ये एस दिखेगा आप समझ जाएँगे कि ये अर्ध परिमाप की बात की जा रही है। और अर्ध परिमाप निकलेगा कैसे? तो इसका पूरा-पूरा परिमाप कितना आया है? 15। तो 15 को 2 से भाग दे देंगे। 15/2 लिखिए या 7.5 लिखिए, बात वही है। तो आप परिमाप और अर्ध परिमाप को समझ चुके हैं। साथ ही भुजा के आधार पर त्रिभुज के बनने की शर्त क्या है, ये भी समझ चुके हैं। अब समझते हैं क्षेत्रफल को। बात करें क्षेत्रफल की, सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। मान लेते हैं ये अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को हमें बनाने के लिए इस बोर्ड का कुछ जगह इसके नाम करना पड़ा। यानी इस बोर्ड का कुछ जगह ये अपने अंदर समाहित कर लिया। इसने कितना जगह अपने अंदर समाहित किया है, उसे ही हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं।
ये क्षेत्रफल आपको त्रिभुज पर नहीं लागू होता बल्कि मेंसुरेशन के हर एक चीज़ पर लागू होता है। यहाँ तक कि घर, खेत, रोड इन सब पर ये बातें लागू होती है कि वो कितना जगह घेरे हुए है, उसी को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी सवाल बनेगा, लेकिन हम इसे थोड़ा-सा आसान करने के लिए 2 प्रकार के सूत्र को देख लेते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाए बिना भी सवाल को सॉल्व कर पाएँगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला जो सूत्र है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊँचाई। बात करें दूसरे सूत्र की, दूसरा सूत्र ये कहता है कि अगर आपको ना तो आधार, ना ही ऊँचाई दिया गया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो लेंगे भुजा का मान। अगर आपको बेस और हाइट ना दिया गया हो, तो आपको भुजा का मान ज़रूर से दिया जाएगा। तो भुजा का जब मान दे दिया जाता है, तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक सूत्र आता है जिसे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C के द्वारा निकाल सकते हैं। ये ए, बी, सी भुजा दिखा रहे हैं। ए, बी और सी भुजा को दिखाते हैं। ए, बी और सी। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए दूसरा सूत्र क्या कहता है कि आप सबसे पहले रूट लेंगे और रूट के अंदर अर्ध परिमाप को रखेंगे और उसको गुना करेंगे अर्ध परिमाप में से घटाए हुए तीनों भुजा को। अर्ध परिमाप में से घटाकर तीनों भुजा को रखेंगे और सबको गुना करके देखेंगे। जो भी आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले बात करते हैं इस सूत्र की। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है और इसमें एक हाइट भी है और इसका एक बेस भी है यानी आधार भी। हाइट अगर मान लेते हैं 6 और बेस इसका मान लेते हैं 12, तो इस वाले सूत्र के आधार पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 1/2 लिखेंगे गुना बेस यानी 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हाइट से यानी ऊंचाई से यानी 6। 2 से काट सकते हैं 3 बार में। 12 क्या आता है? 36, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 36। और बात करें अगर हाइट हमें ना दी गई हो, केवल 3 भुजा ही दिया गया, तो अगर मान लेते हैं अगर ये 12 है, ये 6 है और ये 8 है, तो सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या भुजा के आधार पर त्रिभुज बनने की शर्त पूरी हो रही है, जो कि ये कहता है कि कोई भी 2 भुजा जोड़ने पर हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शर्त पूरी नहीं होगी, तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं पाएँगे। तो देखिए 6 और 8 होता है 14, जो कि 12 से ज़्यादा है। 12-8 होता है 20, जो कि 6 से ज़्यादा है। 12 और 6 होता है 18, जो कि 8 से काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि ये त्रिभुज तो बनेगा और त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल भी निकलेगा। चलिए देखते हैं। ये दूसरा सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले रूट लेंगे और रूट के अंतर्गत यानी रूट के अंदर हम s को रखेंगे। ये s क्या है? तो अर्ध परिमाप दिखाता है s। s दिखाता है कि अर्ध परिमाप कितना है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप निकलता है कुल लंबाई को 2 से भाग देने पर, यानी परिमाप का आधा कर देने पर। परिमाप कैसे निकलता है? टोटल लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो 12-8 होता है 20, 20 और 6 होता है 26 और 26 का आधा होगा क्या? अर्ध परिमाप, यानी कि 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13, यानी कि यही हो जाएगा हमारा s, यानी यहाँ क्या ले लेंगे? 13। और अर्ध परिमाप में हमें घटाना है किसको? पहली भुजा को। कोई भी पहली भुजा मान लीजिए ना, ए, बी, सी कोई भी पहली भुजा मान लेते हैं। तो अर्ध परिमाप मेरे पास कितना है? 13, यानी अर्ध परिमाप है 13 और पहली कोई भुजा मान लेते हैं, अगर ये इसको पहली भुजा मानते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो इससे निकल कर आया ये। अब बचा बी की बारी, हमने इसको ले लिया। अब लेते हैं 6 को, तो फिर से 13 में से 6 घटेगा क्योंकि s माइनस बी ही करना है। s का मान है 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। बी बी भी गया, अब बचा सी। फिर s का मान है 13,
और सी है 12। 13 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब इन सबको गुना कर लेंगे, देख लेंगे रूट के बाहर आ रहा है या नहीं। बाहर आएगा तो ठीक है, अंदर रहेगा तो अंदर रहेगा, उससे क्या दिक्कत है। तो 13 गुना 5 होता है 65 और 65 गुना 7 हो जाता है 455, यानी रूट के अंतर्गत 455 आया। अब ये 455 किसी का रूट तो है नहीं, तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। हम इतना समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या आया, तो क्षेत्रफल आया। अब चलिए समझते हैं त्रिभुज के कोण के आधार पर बने पॉइंट्सों की। तो त्रिभुज जिसमें 3 भुजा के साथ-साथ 3 कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और त्रिभुज के बनने की कहानी ये है कि अगर उसे हम कोण के आधार पर बनाते हैं, तो कोण ये कहता है कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री से ना तो ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। यानी तीनों कोण को जोड़ने पर कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ने पर 180 डिग्री से ना तो ज़्यादा और ना ही कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये त्रिभुज बना है, तो इसका तीनों कोणों का जो 180 डिग्री पुरनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी होगी कि लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइनें होनी चाहिए। अगर हम ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज तो दिख रहा है, यानी कि ट्रायंगल की तरह तो दिख रहा है, लेकिन इसका कोण जो है परफेक्ट बनेगा नहीं, 180 डिग्री से या तो ज़्यादा या तो कम हो जाएगा। तो तो कोण ये कहता है कि अगर कोण ढचका-पचका बन रहा है, तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। कहलाएगा तभी जब उसके तीनों कोणों का योग परफेक्ट 180 डिग्री पुरनी चाहिए। यानी कोण क्या कहता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पूरा होना चाहिए। अब बात करें कोण के आधार पर बने पहले पॉइंट्स की, जिसे लंब कहा जाता है। लंब लंब किसे कहते हैं? तो लंब की कहानी ये है कि लंब ये कहता है कि कोई भी ऐसी भुजा जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बना दे। 90 डिग्री यानी कि एक सीधी रेखा पर एक सीधा खंभा। 90 डिग्री हम उसे कहते हैं जो एक सीधी रेखा पर एक सीधा खंभा कह सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, यानी कि सीधा लाइन और सीधा खंभा। अगर सीधे लाइन पर सीधा खंभा रखा हुआ है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो लंब भी यही कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी कोई भी एक भुजा अगर सामने की भुजा 90 डिग्री का कोण बना दे, 90 डिग्री का कोण बना दे, तो वो जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाला भुजा है, उसे हम लंब कहेंगे। क्या? लंब कहेंगे। अब एक चीज़ समझिए, ये भुजा अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं जो कि ए है और इसे बी मानते हैं और इसे सी मानते हैं, तो अगर हम इस भुजा की बात करें, तो ये भुजा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंब कहला गया। लेकिन बात करें इस भुजा की, तो ये भुजा भी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या हम इसे भी लंब कह सकते हैं? बिल्कुल। लंब एनी टाइम बदलते रहते हैं। अरे अलग-अलग त्रिभुजों में लंब अलग-अलग हो सकते हैं, जबकि ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता। लंब बदलते रहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, अगर हम इस भुजा से स्टार्ट करें और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएँ, तो ये तो कहला जाएगा लंब। और अगर इसको भी लंब ही कहने लगे, तो दोनों में अंतर हमें कुछ तो दिखेगा नहीं। तो अंतर दिखाने के लिए अगर एक को लंब कहा जाता है, तो दूसरे को आधार कह दिया जाता है। यानी अगर एक लंब होगा तो दूसरा आधार होगा। तो अगर ये लंब है तो ये आधार और अगर ये लंब है तो ये आधार। यानी कि लंब और आधार दोनों चेंज होते रहेंगे। जबकि लंब और आधार के अलावा जो ये बड़ी भुजा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसे हम अभी आगे अच्छे से और समझेंगे। यानी लंब क्या कहता है? लंब कहता है कि कोई भी भुजा जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का
कोण बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब बात करें माध्यिका की, कि माध्यिका क्या होते हैं? तो ऐसे समझते हैं, माध्यिका हम उसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और माध्यिका की कहानी ये है, यानी माध्यिका ये कहता है कि कोई ऐसी भुजा जो जिस भी कोण से शुरू होती है, उस कोण को और जिस भुजा पर जाकर टकराती है, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगी। यानी माध्यिका क्या कहती है कि अगर कोई भुजा किसी भी कोण से शुरू होती है, ए, बी और सी मान लेते हैं, कोई भी कोण से शुरू होती है, अगर मान लेते हैं ए से शुरू होती है, तो ए पर जो भी कोण होगा उसको 2 बराबर भागों में बाँटेगी। यानी कि अगर ये पूरा एक कोण है, तो इसे 2 बराबर भागों में बाँट देगी और ये जो भुजा है, इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बाँट देगी। माध्यिका किसे कहते हैं? कि वैसा भुजा जो जिस भुजा से शुरुआत होती है, यानी जिस कोण से शुरू होती है, उस कोण को तो 2 बराबर भागों में बाँटेगी, साथ ही सामने की भुजा को भी 2 बराबर भागों में बाँट देगी। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये जो भुजा है, जो कि माध्यिका कहलाएगी, ये त्रिभुज के एकदम केंद्र से गुजरेगी। त्रिभुज के एकदम से केंद्र से गुजरेगी। यानी माध्यिका की शर्त क्या है? यानी माध्यिका की कहानी क्या है? कि वैसी भुजा जो त्रिभुज के केंद्र से गुजरते हुए कोण को और सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगी, उसे हम माध्यिका कहते हैं। यानी माध्यिका किसे कहा जाता है? जो भुजा कोण और सामने की भुजा को केंद्र से गुजरते हुए 2 बराबर भागों में बाँट दे, उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका क्या कहती है? माध्यिका कहती है कि कोई भी ऐसी भुजा जो त्रिभुज के केंद्र से गुजरते हुए सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बाँटेगी और जिस कोण से ये शुरू हुई है, उसको भी 2 बराबर भागों में बाँट देगी। उसे हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। और ये तो हो गई पहली कंडीशन माध्यिका की। माध्यिका की दूसरी कंडीशन ये है कि ये माध्यिका जो कि त्रिभुज के एकदम केंद्र से गुजरती है, ये जिस कोण से शुरू होती है, वहाँ से लेकर केंद्र तक 2 भागों में बँटती है, यानी 2 अनुपातों में रहती है और केंद्र से लेकर सामने की भुजा तक 1 के अनुपात में बँटती है। यानी कि ये माध्यिका शुरुआत शुरुआती कोण से केंद्र तक 2 के अनुपात में और केंद्र से भुजा तक 1 के अनुपात में होती है। यानी कि ये टोटल 3 भागों में बँटती है। ऐसे समझते हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है और इसकी माध्यिका, अगर मान लेते हैं इस माध्यिका की लंबाई टोटल 3 है, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी, और अगर ये त्रिभुज का एकदम सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र है, तो केंद्र के इस पार जहाँ से ये शुरुआत हुई है, ए, बी और सी, जहाँ से ये शुरुआत हुई है, वहाँ से लेकर केंद्र तक 2 के अनुपात में बँटेगी और केंद्र से लेकर सामने की भुजा तक 1 के अनुपात में बँटेगी। यानी अगर इसकी टोटल लंबाई 3 है, तो यहाँ से इस कोण से लेकर केंद्र तक इसकी लंबाई 2 होगी और केंद्र से लेकर भुजा तक इसकी लंबाई 1 होगी। देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही काम आने वाली है आपको त्रिभुज के सवालों को करने में, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप माध्यिका की दोनों कंडीशन समझ चुके हैं। पहली कंडीशन कि सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बाँटती है और दूसरी कंडीशन कि जिस कोण से शुरू होती है, वहाँ से लेकर केंद्र तक ये 2 के अनुपात में होती है और केंद्र से लेकर सामने की भुजा तक 1 के अनुपात में होती है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी आपको।
अब बात करते हैं ये ऊंचाई यानी हाइट किसे कहते हैं, हाइट किसे कहा जाता है। तो ये हाइट कभी कभी लंब बन जाता है और ये हाइट कभी कभी माध्यिका बन जाता है, कभी कभी ये ऊंचाई तीनों के साथ समाहित हो जाते हैं, यानी कि ये दोगला किस्म का आदमी है, कभी इसके साथ चला जाता है, कभी इसके साथ चला जाता है, कभी तीनों को अपने साथ समा लेता है, ऐसे समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण इसका 90 डिग्री का है और अगर कोण हम यहाँ से शुरुआत करें ए, बी और सी तो इसे हम लंब कह देंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसे हम लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। और साथ ही अगर ये माध्यिका की कंडीशन को ही फॉलो करता है, माध्यिका की कंडीशन को ही फॉलो कर देता है, क्योंकि माध्यिका भी एकदम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगी, ए, बी और सी एकदम बीच से शुरुआत होगी जो सबसे टॉप होगा और सामने की भुजा पर सीधे भटकेगी, यानी सामने की भुजा पर सीधे पटक दी जाएगी। तो इसे हम लंब के साथ-साथ क्या माध्यिका भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि माध्यिका के शर्त को भी ये फॉलो कर रहा है, लंब के शर्त को भी ये फॉलो कर रहा है। और तीसरा, बात करें ऊँचाई की, तो सबसे ऊँचाई वाला स्थान यही पूरेगा, यानी कि सबसे ऊँचाई वाला स्थान भी यही होगा, यानी इसका टॉप और इसके ठीक सामने। क्योंकि अगर कर्व करेंगे तो वो हाइट कहलाएगा ही नहीं, यानी कि ये सीधा लाइन ही क्या कहलाएगा? हाइट, यानी ये लंब, माध्यिका और ऊँचाई तीनों कहलाएगी। जबकि बात करें इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज का कंडीशन अगर यहाँ से शुरुआत करें, तो ये सामने की भुजा पर अगर 90 डिग्री का कोण बना है तो इसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और साथ ही यही सबसे हाइट वाला स्थान भी है, यानी कि इसे हम लंब के साथ-साथ ऊँचाई भी कह सकते हैं, ऊँचाई भी कह सकते हैं। लेकिन इसको माध्यिका नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये भुजा अगर ले, तो ये ना तो कोण को 2 बराबर भागों में बाँट रही है, ना ही सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट रही है। यानी कि ये माध्यिका तो नहीं कहलाएगी, लेकिन लंब और ऊँचाई कहलाएगी। जबकि इसमें ये लंब का कंडीशन भी फॉलो हो रहा है इसमें, माध्यिका का भी कंडीशन फॉलो हो रहा है और हाइट तो ये है ही। यानी कि किसी-किसी त्रिभुज में लंब जो है ऊँचाई बन जाता है, यानी कि ऊँचाई जो है लंब बन जाता है। जबकि किसी-किसी त्रिभुज में ये ऊँचाई लंब और माध्यिका दोनों ही बन जाते हैं। और माध्यिका की दूसरी कंडीशन क्या है? कि ये 2 बराबर भागों में बँटते हैं। और माध्यिका की दूसरी कंडीशन तो आप समझ ही चुके हैं, कि ये केंद्र से गुजरते हुए 2 बराबर भाग 2 भागों में बँटती है, जिसमें से एक भाग 2 के अनुपात में और दूसरा भाग 1 के अनुपात में होते हैं। चलिए अब समझते हैं त्रिभुज के चित्र को, क्योंकि चित्र को समझना संपूर्ण त्रिभुज के सार को एक साथ देने के बराबर होता है। अगर आप चित्र को अच्छे से समझते हैं, सबसे पहला आपका 50% का काम पूरा हो जाएगा, जो कि है सूत्र को याद रखना। त्रिभुज के चित्र को समझने के साथ ही आपको सूत्र को याद रखने की समस्या भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। 2-4 ही सूत्र है जो कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कोई भी सूत्र आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए समझते हैं चित्र को। बात करें त्रिभुज के चित्र की, तो त्रिभुज का चित्र भी भुजा और कोण के आधार पर ही बनाए जाते हैं, जिनमें से भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज, जिसमें से समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज आते हैं। जबकि कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के ही त्रिभुज आते हैं, जिनमें से एक है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। बात करें ये भुजा के आधार पर बने तीनों त्रिभुज की, सबसे पहले समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज, देखिए सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा,
यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ये चिन्ह हम दिखाते हैं कि तीनों भुजाएं एक जैसी है। अगर अलग-अलग चिन्ह देते तो हमें पता चलता कि तीनों भुजाएं अलग-अलग है, लेकिन इसमें तीनों में 2-2 चिन्ह ही दिए गए हैं। इसका मतलब ये दर्शाने का है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। यानी कि अगर ये कोई भुजा है, ये दूसरी भुजा अलग है और ये तीसरी भुजा अलग होगी। यानी कि अगर डिजिट में माने तो इसमें अगर ये 2, 3 और ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना समझिए कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे और जिसकी सभी भुजाएँ आपस में बराबर होगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर होंगी। जिसकी कोई भी 2 भुजा, मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और ये भुजा अलग है, इसके लिए साइन अलग दे देंगे। इस पे डिजिट कुछ भी हो सकता है। अभी केवल चित्र को समझिए। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ से कि अगर इस समबाहु त्रिभुज की बात की जाए जिसकी सभी भुजाएँ बराबर हैं, तो त्रिभुज की कंडीशन ये है कि अगर भुजा बराबर होगी तो तीनों का तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों का तीनों कोण भी बराबर होगा। भुजा के साथ-साथ कोण भी बराबर होंगे, एक ही त्रिभुज में, अलग-अलग नहीं। केवल एक ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इस समबाहु त्रिभुज के हर एक कोण का मान 180/3 क्योंकि 3 ही कोण होते हैं, तो 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 60। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो भी कोण है, उन हर एक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। और बात करें विषमबाहु की, तो विषमबाहु में तो तीनों भुजाएँ अलग-अलग हैं, यानी कि तीनों का तीनों कोण भी अलग-अलग होंगे। और समद्विबाहु में 2 भुजा समान है, यानी कि 2 कोण भी समान होंगे। तो ऐसे समझिए कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के लिए इसके ठीक सामने का कोण जिम्मेदार होता है, यानी कि ये कोण जिम्मेदार होता है। और अगर बात करें इस भुजा की, तो इसके लिए इसका ठीक सामने का कोण ये वाला जिम्मेदार होता है। तो ये 2 भुजा बराबर है, तो ये 2 कोण भी बराबर होंगे और ये वाला कोण इस भुजा के लिए काम आते हैं। अब बात करते हैं कि कोण के आधार पर बने त्रिभुजों में जो कि पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सीधा-सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज को बनाने के लिए एक 90 डिग्री को आधार मान लिया जाता है। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज को बनाने के लिए 90 डिग्री को आधार माना जाता है। अगर कोई त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का बन रहा है, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज कहेंगे। और बात करें ये न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज हम उसे कहेंगे, न्यून का मतलब होता है कम। हम आधार माने हैं 90 को, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण ना तो 90 होना चाहिए क्योंकि 90 हुआ तो समकोण हो जाएगा, ना ही 90 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हर एक कोण इसका 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 60, 60, 60 भी हो सकता है। 90 से कम कुछ भी, लेकिन तीनों में से कोई भी कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। कितना भी ज़्यादा हो सकता है, हम 100 मान लेते हैं। 100 तो 90 से ज़्यादा ही है। यानी कि ये कौन-सा त्रिभुज कहला जाएगा?
अधिक कोण त्रिभुज कहे जाएंगे। अब एक चीज समझिएगा, कोई भी एक सीधी लाइन 180 डिग्री के बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। और अगर हम कोई एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि समकोण जैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ही मान लेते हैं, तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस लाइन को अगर इधर बढ़ा दें तो ये अगर पूरा को कवर करे तो पूरा 180 डिग्री का कवर बनेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 तो यहाँ से यहाँ तक ले गया, इधर भी कितना बचेगा, 90 बचेगा। और अगर ये तो 90 है, इन दोनों को भी 90 में बनाना होगा 180 पुराने के लिए। तो मान लेते हैं इसको 60 और इसको 30 लेते हैं। तो अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ाएं तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक केवल 60 है तो इसके बाहर का कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। बात करें इसकी, पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और अगर 30 ये ले गया तो 150 डिग्री बढ़ जाएगा। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो हर एक कोण का बाहरी कोण अगर जोड़ दिया जाए, हर एक कोण का, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। इधर का बात करें तो ये 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री। और ये अगर 60 तो ये 120। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 0, 5 और 2 होता है 7, 7 और 9 होता है 16, 16 का 1, 1 और 1 2 और 1 बचा हुआ 3, यानी कि 360 डिग्री उड़ता है। यानी कि या तो कोई त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, या फिर अन्य चीजें, यहाँ तक कि बहुभुज, चतुर्भुज, इन सब में ये काम आने वाली है कि उसके सभी बाहरी भुजाओं का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के भी अगर बाहरी भुजा को जोड़ दिया जाए तो सभी भुजा जुड़ने पर 360 डिग्री पुड़ते हैं, जबकि सभी अंदर के भुजा को जोड़ने पर 180 डिग्री पुड़ते हैं। याद रखिएगा। अगर आपने इतनी बातें समझ ली तो अब एक चीज समझते हैं, ये समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि कोई भी ऐसी भुजा अगर सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रही तो उसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि पी से दिखाते हैं। और अगर ये लंब है तो इसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस। और समकोण त्रिभुज में एक लंब, एक आधार और एक कर्ण होते हैं, यानी कि इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या, कर्ण। सबसे लंबी वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में बात की जाए तो इसे हाइपोटेनस यानी कि बड़ी एच से दिखाते हैं। और समकोण त्रिभुज के बनने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को समझते हैं। समकोण त्रिभुज बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कहता है कि समकोण त्रिभुज का जो दो छोटी भुजाएं हैं, यानी कि एक लंब और एक आधार, इस कर्ण की अपेक्षा में तो दोनों ही छोटी है, यानी कि ये वाला भुजा जिसे लंब और इसे जिसे बेस कहते हैं, इस कर्ण की अपेक्षा में दोनों ही छोटी भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज ये कहता है कि समकोण त्रिभुज तभी बन सकता है जब इसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज कहता है कि दो छोटी भुजाएं यानी कि P यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर को जोड़ दें तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होने चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं बनेंगे। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे लंब कहते हैं, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ इसे बेस यानी कि आधार कहते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के, तभी समकोण त्रिभुज संभव होंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है जिसे हम समकोण मानते हैं,
यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस पर हम कुछ डेटा भी फीड करते हैं। मान लेते हैं ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये समकोण है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? बस इस तरीके से। ये समकोण त्रिभुज कहता क्या है? कि इसकी 2 छोटी भुजाएँ यानी कि 3 और 4, इन दोनों के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। देखते हैं चेक करके। 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 होता है। जोड़ना है हमें इसकी दूसरे वाले भुजा के स्क्वायर से, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16 होता है। और ये बराबर होना चाहिए इसके स्क्वायर के, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 16 और 9 होता है 25 और ये भी है 25, यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं। बराबर हो गए मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये सबसे छोटा पॉइंट्स है और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है, क्योंकि आपको ज़्यादातर समकोण त्रिभुज में ऐसे अनुपात दिखेंगे। वो तो अभी सभी सवाल बनाएँगे तभी समझ में आएगा। और ये जो अभी हमने समझा कि समकोण त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। इसे हम, यानी कि ये जो नियम है, इस नियम को पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का नियम कहा जाता है, जिसे पाइथागोरस ने दिया था। यानी कि इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कि समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। बाकी अन्य किसी भी त्रिभुज पर लागू नहीं होते। बाकी आप किसी भी त्रिभुज को समकोण बना दीजिए तो अलग की बात है। क्योंकि अगर आप जब तक समकोण बनाएँगे नहीं, ये कंडीशन फ़ॉलो होगा नहीं, ये कंडीशन फ़ॉलो होगा नहीं, तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ कर नहीं सकते। आप बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, उसके लिए कोई समस्या नहीं। ये तो अभी सवाल में समझते हैं। चलते हैं अब सीधे सवाल पर।